हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। सो चलिए मैं भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे देती हूँ। ऑलरेडी मैं दे रही हूँ, रिवीजन ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स का, बट बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन आज से शुरू कर रही हूँ। और बैंकिंग अवेयरनेस में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से, मतलब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मॉर्निंग डेली 9:30 AM पर आपका करंट अफेयर सेशन होता है, उसको भी डेफिनेटली ज्वाइन करिए। सो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। किस ईयर में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1870, 1770 या फिर 1795 या फिर 1880 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 1770। ये वो साल है जिस ईयर में हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री पर मैं आपको ले चलती हूँ। इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था, ईयर कौन सा था? 1770। बट किसने एस्टैब्लिश किया था? क्या हमने, आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? किसने एस्टैब्लिश किया था? तब मैं और आप तो थे नहीं। इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? फाउंडर इसके कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाए। सो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इस बैंक को स्टैब्लिश किया था। और मैं आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? सो कोलकाता में। अब जानने की इच्छा होगी कि आज की डेट में हम ये नाम तो नहीं सुनते, क्या ये बैंक आज भी एग्जिस्ट करता है? जी नहीं, ये बैंक डिफंक्शन का हो चुका है। और इस बैंक की बात करी जाए तो 1832 में ये बैंक बंद हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आप सोचोगे इतना बेसिक मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों मैं रिवाइज करा रही हूँ? कई बार बार अगर रिवीजन नहीं होता है ना, तो हम बहुत ही जो इजी जो या फिर जो डेली लाइफ के भी काम होते हैं ना, उनको भी भूलने लगते हैं, सालों साल उनकी प्रैक्टिस ना करें। सो दैट्स वाई रिविजन हर एक क्वेश्चन का करके जाइए जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द लीगल प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व इन इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, देखो क्या क्या ऑप्शन है। एक तो आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तीसरा फेमा 1999 या फिर बोथ ए एंड सी। जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं दोनों ही सही होंगे। चलिए देखते हैं किनको किनको करेक्ट आंसर पता है। सभी लोग जो आंसर होगा वो डेफिनेटली ट्राई करेगा अटेम्प्ट करने की। ठीक है, आए ना आए वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो क्या है गाइस? डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा एक्ट है जो कि लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करता है इंडिया में फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। फॉरेन रिजर्व का मतलब समझते हो, इंडियन रूपी में ही हमारे पास रिजर्व ना हो, बल्कि यूएसडी है ना, रूबल है, ऐसी बहुत सारी करेंसीज हैं जिनकी जो ग्लोबल मार्केट में जो कह सकते हो आप ना, डिमांड या रिक्वायरमेंट ऑलवेज बनी रहती है। जो करेंसीज हमेशा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, उन करेंसीज को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड कि हम अपना रिजर्व मेंटेन करें, फॉरेन रिजर्व मेंटेन करें। फॉरेक्स भी इसको आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बोथ ए एंड सी। मतलब एक तो हमें ये अधिकार कहाँ से मिलता है? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और यही वो एक्ट है जो आरबीआई को यह अधिकार देता है, आरबीआई को ये जिम्मेदारी देता है कि आपको फॉरेन रिजर्व मेंटेन करके चलना है, ताकि कभी भी अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़े फॉरेन ट्रेडिंग की तो उस इमरजेंसी के समय हमारे पास ये पैसा हो और हम कोई भी सामान, कोई भी मान लीजिए इक्विपमेंट है, उसको हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, दूसरा एक्ट कौन सा है? एक्ट है आपका फेमा 1999। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि फेमा का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नीड फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग वाज हाईलाइटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इन इंडिया? वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कौन से? वेंचर कैपिटल क्या होता है? अगर ये भी आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं भी बताऊंगी, बट पहले ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? भट्ट कमेटी, गाडगिल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, या फिर इनमें से वो कोई भी नहीं है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भारत में होनी चाहिए, या इन चीज़ों को हाईलाइट किया था। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइएगा।
चलिए मैं बताती हूँ कि सही जवाब क्या होगा। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या है, भट्ट कमेटी। ठीक है, भट्ट कमेटी वो कमेटी है जिसने वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग को हाईलाइट किया था। वेंचर कैपिटल होता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इन डिटेल, जब मैं वेंचर कैपिटल को पढ़ाऊंगी वो सेशन होगा या वो क्वेश्चन सेशन होगा हमारा कैपिटल मार्केट का, है ना। हम दो टर्म यहाँ पर अक्सर देखते हैं, एक तो हम जब बात करते हैं एंजल फंड का नाम कई बार हमारे सामने आता है ना, और दूसरा क्या होता है, वेंचर कैपिटल होता है। कहते हैं ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हुआ, ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा लोग जिस भी बिजनेस में एज अ पार्टनर जुड़े, वहाँ पर फंडिंग करें, वहाँ पर अपना ऑपरेशंस में भी सपोर्ट प्रोवाइड करें, एडवर्टाइजमेंट में भी वो साथ रहे। ऐसे फंडिंग के साथ में जब भी कोई प्रोजेक्ट को स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल का मतलब ये है। अब वेंचर कैपिटल का बेनिफिट क्या होता है ये भी समझिए। मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है, आपके पास बहुत अच्छा प्रपोजल है, बट यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड। सो ऐसे में आप अपना प्रपोजल किसी अच्छे बिजनेसमैन को, किसी अच्छे कंपनी में आप मान लीजिए जाकर के रिप्रेजेंट करते हो, और वो प्रोजेक्ट वाकई ऐसा होता है कि वहाँ पर फंड लगाया जाए, तो डेफिनेटली उधर से आपको ये ऑप्शन मिलता है, उधर से आपको ये मौका मिल पाता है कि आप उस प्रोजेक्ट में फंड लेकर के उस प्रोजेक्ट को, उस कंपनी को, स्टार्टअप को स्टार्ट कर सको। सो वेंचर कैपिटल का जो मेन पर्पस होता है वो ये है, इससे डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑद कमर्शियल बैंक वॉज फाउंडेड इन। ऑद कमर्शियल बैंक को किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन है 1913, 1917, 1894 और 1881। देखो आप ये मत समझना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी के नंबर समझ में नहीं आते, कुछ को इंग्लिश के, बट आई थिंक कि आप थोड़ा बहुत तो सारी चीज़ें समझते होंगे। स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हमारा सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, ऑद कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1881 में, और इस बैंक को भी हमने स्टैब्लिश नहीं किया था। ऑद कमर्शियल बैंक है ये, जो ऑद अवध एरिया है। एक्चुअली हम जब बात करते हैं अवध, ये जो हमारा यूपी में एक प्लेस हुआ करता था जिसका हम नाम बोला करते थे अभी कुछ समय पहले तक फैजाबाद, इसको अयोध्या, अवध, ये पूरा एरिया इस तरीके से ले लिया गया है। तो यहाँ पर यूपी के फैजाबाद में एक बैंक उस समय पर स्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एज ऑद कमर्शियल बैंक। क्योंकि अंग्रेज थे, अवध बोल नहीं पाते थे, है ना, तो ऑद कमर्शियल बैंक बोला करते थे। बट ये बैंक स्टैब्लिश किया गया, और ये बैंक ऐसा बैंक था जो पहला लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक था। स्टिल कुछ चीज़ों की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाया, और आज की डेट में ये भी बैंक हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब लिमिटेड लायबिलिटी अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, तो मैं डेफिनेटली वही कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगी कि यस व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी। मुझे लगता है पता होगा, नहीं पता तो पूछना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं चूंकि यहाँ पर ना हिस्ट्री रिवाइज करूँ, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बच्चों को पता होती हैं। स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वीडियो में मैसेज नहीं कर पाते हो तो आप सेपरेटली भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। कैसे कनेक्ट होगे मुझसे ये भी समझ लो। मेरी टेलीग्राम आईडी है @IM Preeti Singh। इस पर आप मुझे कुछ भी पूछोगे ना, आपको स्टडी से रिलेटेड, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये क्वेश्चन क्या है, पंजाब नेशनल बैंक को किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक वो बैंक है जिसको हम भारत का पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का स्वदेशी बैंक कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। और इस बैंक को स्टैब्लिश किस ईयर में किया गया था? 1894 में। ठीक है, 1894 में ये बैंक स्टैब्लिश हुआ था। इसको ना एक तरीके से जो एक टाइटल मिला था भारत का पहला स्वदेशी बैंक, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे जो इंडियन पार्टनर्स हैं, इंडियन जो ऑपरेशंस में हम बात करें ना, इंडियंस भी यहाँ पर मौजूद थे। जैसे आपको मैं बताऊँ तो लाला लाजपत राय जी का इस बैंक में पहला अकाउंट था। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट्स वाई इसको स्वदेशी बैंक बोलते हैं। और ट्रूली स्वदेशी बैंक जब आपसे पूछा जाएगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट में CBI होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करी जाए अबाउट पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक का एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
ठीक है। बट इनिशियली इसका जो हेडक्वार्टर था ना वो कहाँ था, लाहौर में था। बट बिफोर पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके पहले, चूंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में, तो बिफोर डिवीजन जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसके पहले ही इसका जो हेडक्वार्टर था वो 1946 में ही लाहौर से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारे भारत का पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोमेंट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। दिए गए जो ऑप्शन है जैसे कि स्वदेशी मोमेंट है, क्विट इंडिया मोमेंट है, या फिर नॉन कॉपरेशन मोमेंट है, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट है, इनमें से वो कौन सा मोमेंट है जिसकी वजह से हमारे कमर्शियल बैंक बनाए गए थे। कमर्शियल बैंक जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल बेसिक से अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं जहाँ पर पब्लिक डीलिंग अलाउ होती है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है। इसके अलावा नॉन कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये क्या है, ये हमारे देश के स्पेशलाइज्ड बैंक है, नॉन कमर्शियल बैंक है एनएचबी, है ना। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती, बट हाँ इनके थ्रू जो प्रोजेक्ट जो गाइडेंस आता है वो थ्रू आरआरबीज हमारे पास, जैसे नाबार्ड की बात करें तो थ्रू आरआरबीज हमारे पास वो जो बेनिफिट होता है ना इन स्पेशलाइज्ड बैंक का, वो मिलता रहता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लगातार जुड़े रहिए, डेफिनेटली एक एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, सो गाइस करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, स्वदेशी मोमेंट। ठीक है, वो मोमेंट क्या था, स्वदेशी मोमेंट, जिस मोमेंट की वजह से हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक्स कौन से, ऐसा मत समझ लेना कि जो प्राइवेट बैंक है वही कमर्शियल बैंक होंगे। जहां पर भी पब्लिक डीलिंग है, जो भी बिजनेस करते हैं, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, देखो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था इस ईयर में, जब हमने बात करी तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दिया है वो किसने दिया है, एसबीआई ने। कितना था, आज सुबह मैंने पढ़ाया था, जरा सुबह वाली न्यूज़ को जाके देखना। ठीक है, नाउ तो व्हेन डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 1913 टू 1917 एंड। ये जो बैंकिंग क्राइसिस था 1913 से 1917 का, ये कब खत्म हुआ, ये आपको बताना है। चलो देखते किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, बट ये आपको बताना था कि ये भी सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप इस सेशन को ज्वाइन कर सको, इसलिए आज लिमिटेड क्वेश्चन ही कराऊंगी, बट आप रेगुलर रहिए। आपकी जैसे जैसे नंबर ऑफ व्यू बढ़ते जाएंगे इस सेशन में, वैसे वैसे ये सेशन में क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे। अभी बस आपको इन्फॉर्म करना था कुछ क्वेश्चंस के साथ में कि हाँ ऐसा भी कुछ शुरू हो चुका है, करंट अफेयर्स के रिविजन के साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी रिविजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कल इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी मेरा प्रॉमिस है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर गाइज, अगर हम आंसर की बात करते हैं सो 1949। अब ऐसा क्या हो गया था 1949 में जो बैंकिंग क्राइसिस खत्म हो गया था, तो सबसे पहला तो ऐसा क्या हुआ था इस ईयर में, एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए जो नियम कानून है, आरबीआई के जो अधिकार है वो कम्प्लीटली इधर डिफाइन किए गए। इसकी वजह से मेनली अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये रीज़न रहा, इस एक्ट के आने की वजह से ये जो बैंकिंग क्राइसिस था 1913 से 1917 का, ये खत्म हुआ था। क्योंकि अब ये क्राइसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान अगर बात करी जाए तो करीब 588 बैंक्स जो थे अलग अलग स्टेट्स में वो फेल हुए थे, है ना। और ये सारी चीज़ें जो एंड हुई थी वो 1949 में एंड हुई थी। ठीक, क्यों एंड हुई थी उसकी वजह मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आज के क्लास का, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। अब देखो ना, अभी मैंने बताया और अभी आपको आंसर सामने ही है, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप सभी को पता होगा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आज तो बस कुछ एक कह सकते हो ट्रेलर है, जो क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज है, ये भी टॉपिक ही है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है, तो यहाँ के क्वेश्चन और भी हैं, बैंकों का रेगुलेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन, और इसके अलावा कौन सा बैंक किस ईयर में किस टैगलाइन के साथ में, किस एमडीसीओ के साथ में भी काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
वो सब कुछ मैं धीरे धीरे करके करवा दूंगी। और ये भी कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम के पहले ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा बैंकिंग जो अवेयरनेस का जितने भी टॉपिक है वो 1 वीक में मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। डेली सेशन होगा बैंकिंग अवेयरनेस रिवीजन का, और डेली आप एक्टिव रहिए 4:30 PM पर। आपको अभी तो सिर्फ ये मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ क्वेश्चन कराए हैं, बट हाँ जो प्रॉपर फ्लो में जो क्लास आपको मिलेगी वो कल से मिलेगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया था किस ईयर में आया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। अभी इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ में कल आपको 4:30 PM में वापस से मिलूंगी, ठीक है। तो आप अपनी मौजूदगी को डेफिनेटली दर्ज कराएंगे और मैक्सिमम लोगों के साथ में इन सेशंस को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा प्यार देंगे। मिलते हैं कल सुबह ठीक 9:30 बजे इन डेली बेसिस करंट अफेयर्स विद न्यूज़ एंड MCQs। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।